हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम यूनिट 26 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एट इग्नू। इग्नू में कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाया जाता है, कौन से तरीके नीतियों को अपनाया जाता है जिससे क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करे, अच्छी क्वालिटी का ऑफ कोर्स। तो इंडिया में करीब 6.2% जो बच्चे हैं उन्हीं को रेगुलर कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, वो बहुत बड़ी है, ठीक है, छोटी पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जब ये कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसने बहुत सारे नंबर मतलब जब ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ओपन कॉलेजेस आए तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत आसान था इस पे पढ़ना, या इतना जैसे रेगुलर कॉलेजेस में रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते इतना कुछ था नहीं यहाँ पे। लेकिन समय के साथ हम कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो है, ओपन एजुकेशन, उसमें देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड है, मतलब एक सिस्टम या क्वालिटी जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गिरने लगी, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, और जो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन खुले हुए थे, यानी ऐसे कॉलेजेस जो थे, वो पूरी तरीके से जो प्रिंट मटेरियल होता है या टेक्स्ट बुक होता है उसी पे डिपेंडेंट थे। नए नए तरीके उन्होंने अपनाए नहीं थे, और फंड्स भी इतने नहीं थे, और पॉलिटिकल कमिटमेंट और जो प्रमोशन का सिस्टम था इस टाइप की एजुकेशन को, वो भी उतना अच्छा उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो इग्नू को जब स्टैब्लिश किया गया तो ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 1985 में स्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, ठीक है। और ये इसका एम था कि जो इतना डाइवर्स हमारा देश है, जहाँ इतनी विविधता है और इतने विविधता वाले पढ़ने वाले लोग हैं, इतनी विविधता हमारे समाज में, मतलब है, कुछ अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कास्ट, इन ऑल सब डिफरेंसेस हमारे इंडिया में है, जो विविधता है उनको, इतने बड़े लार्ज सेगमेंट को इसमें जाना, बिकॉज 6% लोग पढ़ रहे थे इसमें केवल, ठीक है। तो 94% लोग नहीं पढ़ रहे थे, तो हमें उन 94 को यहाँ तक पहुँचाना एक एम था। और इसीलिए इग्नू ने जो तरीका अपनाया, अपने पढ़ाने का जो अप्रोच अपनाया, वो मल्टीमीडिया अप्रोच अपनाया, यानी मटेरियल के साथ, प्रिंट मटेरियल के साथ ऑडियो वीडियो भी दिया गया। और उसके बाद आईसीटीज़ की जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इनके प्रोग्राम्स टीवी पे, रेडियो पे आने लगे, इंटरनेट के द्वारा धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाने लगा। तो बहुत सारे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी क्वालिटी को बढ़िया किया और बहुत दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। देखिए, उसके बाद इनका प्राइम जो कंसर्न था, जो इनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था, कि किस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम की और क्वालिटी बनाए रखे, ठीक है। जो भी आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम लोग को अगर मटेरियल दिया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज टीचर नहीं है हमारे पास पढ़ाने के लिए, मतलब उतना टीचर का सपोर्ट नहीं है, तो वो अच्छी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और जो मैनेजमेंट या जो सिस्टम या स्टेप जो लिया जाए फैकल्टी वगैरह डिज़ाइन करने का या कोर्स डिज़ाइन करने का, वो प्रॉपरली और अच्छे से लिया जाए, जिससे जो कोर्स निकल के आए या जो मटेरियल निकल के आए वो अच्छा हो, ठीक है। तो सबसे पहला इन लोगों ने काम किया कि इन लोगों ने एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई, कमिटीज़ जो कि नेशनल इंटरनेशनल बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, मतलब जो अपने देश में भी और विदेश के जो बहुत ही पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स थे, उनकी एक कमिटी मतलब बनाई गई। और बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे डिबेट आइडियाज़ वगैरह बैठ के डिस्कशन किया गया, तब पूरा डिज़ाइन किया गया कि किस तरीके से हम सिलेबस डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ाएंगे, सिलेबस कैसा समय के हिसाब से होना चाहिए। मतलब अगर हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बस ऐतिहासिक सोशोलॉजी ना पढ़ें, हम मॉडर्न चीज़ें भी पढ़ते रहें, जैसे कि हम स्लम्स वगैरह पढ़ते हैं, या अभी हम टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से डिसाइड किया गया कि नई नई चीज़ों को किस तरीके से डालें, ठीक है। उसके बाद टीचर्स और एक्सपर्ट्स ने कोर्स मटेरियल को लिखना और एडिटिंग शुरू किया, जो कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स थे। उसके बाद बहुत सारी वर्कशॉप हुई उन टीचर्स को बताने के लिए कि जो ओपन डिस्टेंस, देखिए सारे एक्सपर्ट्स थे
देश विदेश के, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वो ओपन डिस्टेंस एजुकेशन को समझ रहे हो। तो बहुत सारी मतलब मीटिंग्स या वर्कशॉप किया गया उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम क्वालिटी को अच्छा रख सकते हैं। ओपन डिस्टेंस एजुकेशन का मटेरियल जो है वो रेगुलर कॉलेज से किस तरीके से डिफरेंट है, तो हम कैसे उन बच्चों के लिए डिज़ाइन करें, मतलब ओपन डिस्टेंस वालों के लिए डिफरेंट मटेरियल कैसे डिज़ाइन करें जो आसानी से समझा जा सके या आसानी से वो बच्चे खुद भी पढ़ के समझ सकें। उसके बाद इन लोगों ने, इग्नू के लोगों ने, हेड्स ने, जो वेल क्वालिफाइड यंग लोगों को जो रखा, जो लेक्चरार्स थे, एक्सपर्ट्स थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ये लोग वर्कशॉप और करवाते रहे जिनमें उनकी स्किल डेवलप हो, जैसे कि वो किस तरीके से नई जमाने की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो सीखें, फिर किस तरीके से असाइनमेंट को चेक करें, किस तरीके से बच्चे के परफॉर्मेंस को देखें। इन सबको चेक करने के लिए भी उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज थी, जैसे कि ओवरसी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ऐसी बहुत सारी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL जैसी बहुत सारी एजेंसीज़ ने इग्नू को बहुत सारा सपोर्ट किया कि अपना अच्छा से अच्छा मटेरियल बना सके और सक्सेसफुली काम कर सके, हर सेक्शन तक शिक्षा पहुंचा सके, और जो इसका अप्रोच हो मल्टीमीडिया अप्रोच हो। ठीक है। और कोल ने इसको 1993 में आई थिंक इग्नू को बेस्ट यूनिवर्सिटी या इस टाइप का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से डिक्लेयर किया था, जो ये कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग था उसने। उसके बाद ये किया गया कि जो ट्रेनिंग, मतलब जो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है फैकल्टी के लिए, उनको डिस्टेंस एजुकेशन में किस, मतलब जो भी लेक्चरर हमारे होंगे उनको किस तरीके से हमें पढ़ाना है, किस तरीके से कोर्स को समझाना है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से ऑडियो वीडियो बनाया जाए, मतलब देखा होगा आपने इग्नू के बहुत सारे प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते हैं वीडियो या ऑडियो के द्वारा। उसके बाद जो मटेरियल डिज़ाइन किया गया है उसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद कोर्स को अच्छे तरीके से राइटिंग किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कुछ इश्यूज तो नहीं आ रही, एक्सपर्ट्स उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को देख के उस पर फीडबैक भी कलेक्ट किया जाएगा, क्या ये अच्छा मटेरियल है कि नहीं, क्या इससे हम आगे प्रोड्यूस करें कि नहीं, मतलब आगे और इसका बनाएं कि नहीं। उसके बाद करेक्शन और रिवीजन भी की जाएगी, अगर जो एक्सपर्ट से फीडबैक आएगा कि भाई हाँ यहाँ पे थोड़ी और आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और तो जो भी फीडबैक आएगा उसको डाला जाएगा, निकाला जाएगा, ये सब प्रोसेस होगा। उसके बाद प्री टेस्टिंग होगी, मतलब तुरंत ये नहीं है कि हमने बस बनाया मटेरियल एक्सपर्ट से बना दिया, हमने बहुत सारा उसके बाद प्रोसेस किया, लोगों से चेक करवाया एक्सपर्ट से दोबारा, फिर उनका ओपिनियन लिया। उसके बाद फिर उसको रिवीजन किया, मतलब कहीं जो काट छाट करना है या कुछ ऐड करना है। उसके बाद फिर से उसको टेस्ट किया कि सही से ये स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि नहीं, काफ़ी उस पर रिसर्च किया, देन जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, मतलब छाप के बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया। और बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट से भी हेल्प ली कि कोई गलती ना हो। लैंग्वेज एक्सपर्ट इसमें भी हेल्प करते हैं कि जो भाषा है उसको आसान किया जा सके, क्योंकि बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, उतना कोई उनके पास समझाने वाला नहीं है। उसके बाद किस तरीके से असाइनमेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, किस तरीके से उसे देखा जाएगा, ये भी देखा गया। उसके बाद एकेडमिक जो काउंसलर्स होंगे डिस्टेंस एजुकेशन में जो पढ़ाएंगे या मटेरियल्स एंड ऑल को वो करेंगे, उनके ऊपर भी ट्रेनिंग एंड ऑल देखा गया। बहुत सारे बड़े बड़े काउंसलर से भी डिस्कस किया गया, उनके भी व्यूज़ लिए गए मटेरियल पे, असाइनमेंट्स पे। उसके बाद जो इसमें किस तरीके की प्रिंट होगा, क्या फ़ोटोज़ होंगी, क्या चार्ट्स होंगी, क्या क्या एक्टिविटी, हम लोग को देखा होगा बीच बीच में एक्टिविटीज़ दी होती है बॉक्स में, ये सब कैसे डाला जाएगा, इन सब पे भी बहुत डिस्कशन होने के बाद क्वालिटी या जो मटेरियल हमारे पास मिलता है वो या आता है, वो इतने सारे प्रोसेस के बाद 10 प्रोसेसेस के बाद आके हमारे तक पहुंचता है। तो ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इवन आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, UPSC भी और चाहे UGC नेट वगैरह, ये काफ़ी